दोस्तों दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, एक उनके पास अपना लक्ष्य होता है, और दूसरे वो होते हैं जिनके पास कोई भी लक्ष्य नहीं, वो तात्कालिक जीवन जीते हैं। जो कुछ दिखाई दिया, जो कुछ सुनाई दिया, बस उसी ओर चल दिए। उनके पास न तो आज का कोई प्लान है, न तो एक महीने बाद का कोई प्लान है, और ना ये प्लान है कि एक साल के बाद वो कहाँ होंगे। उनको जीवन की धारा जहाँ भी बहा कर ले जाए वो उसी की तरफ जाते हैं। और सही बताऊँ तो ऐसे लोग ही इन लोगों को, यानी कि जिनके पास कोई लक्ष्य होता है और जो लोग एक रूटीन के मुताबिक अपना दिन, सप्ताह, महीना और साल बिताना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत यानी कि बाधा भी उत्पन्न करते हैं, डिस्टर्बेंस भी उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई लॉन्ग टाइम गोल है, अगर आप 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, एक साल के बाद कुछ बनना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना सीखिए। ये लोग दिन भर आपको कटु वचन बोलेंगे, या फिर अपने अनाप शनाप कार्यों से आपको डिस्टरबेंस करेंगे, या फिर वो कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे बस लोगों का ध्यान उस तरफ आकृष्ट हो जाए। मतलब ये कि थोड़ा सा कुछ खा पी लिया और चिल्लाना शुरू, तो क्या होता है कि बाकी लोग भी, ये क्यों चिल्ला रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। भाई ये उनका काम है, आपको अपना काम करना है, उनको उनका काम करने दीजिए। और एक बात और, कि आपका लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण है कि जब तक जीवन का कोई संकट उपस्थित न हो जाए किसी पर, आपको अपने टारगेट से, अपनी मेज से, और जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़कर हटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये दुनिया एक नाट्यशाला है। लोगों का जो नाटक है वो ताउम्र चलता रहेगा, और अगर आप इसमें लगातार अपना योगदान देते रहे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। कहा भी गया है कि अगर आप हर कुत्ते पर पत्थर मारना चाहते हैं तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँचेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। 4 महीने कस के मेहनत कीजिए, जम की मेहनत कीजिए। दुनिया की नज़रों से बिल्कुल ओझल हो जाइए। मोबाइल फ़ोन वगैरह बंद कर दीजिए, फालतू के ऐप्स, नोटिफिकेशन सब ऑफ कर दीजिए। 4 महीने चुपचाप एकदम शांत होकर कमरे के अंदर बैठकर अपनी स्टडी करिए, और 4 महीने के बाद दुनिया को चौंका दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 19 सितंबर है। बात करते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2022 के विज्ञापन के बारे में। तो कल मैंने आपको सूचना दी थी कि सबसे पहले तो ये कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब जारी होगा, इसके बारे में कल मैंने आपको सूचित कर दिया था कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन सितंबर में नहीं बल्कि अक्टूबर में जारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। और इसके हिसाब से जो परीक्षा होगी वो फरवरी या मार्च में हो सकती है। तो एलटी ग्रेड के बारे में कल मैंने आपको जानकारी दी थी। कुछ लोगों ने पूछा कि आरओ और एआरओ का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, आरओ और एआरओ के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक यहाँ पर मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से आपको बताना चाहूँगा कि ये विज्ञापन सितंबर या अक्टूबर में जारी होने की संभावना नहीं लग रही है। आरओ एआरओ का विज्ञापन कब जारी होगा, तो इसका विज्ञापन नवंबर 2022 में जारी होने की सूचना प्राप्त हो रही है। और अगर नवंबर में विज्ञापन जारी होता है तो पूरे नवंबर इसके लिए आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद 3 महीने और, यानी कि परीक्षा आपकी मार्च या अप्रैल में संभावित है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी हो, या फिर आरओ एआरओ की परीक्षा हो, या फिर एलटी ग्रेड हो, तीनों के लिए जो सिलेबस है आपका जीएस का वो बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर आप कोई भी एक परीक्षा की तैयारी गंभीरता से करते हैं तो तीनों की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आरओ एआरओ में कौन कौन से पद होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी प्रदान कर देता हूँ कि अगर आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो आपको यूपी सेक्रेटरीट, यानी कि यूपी का उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर यूपी, ये 4 महत्वपूर्ण विभाग हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विभाग होते हैं जहाँ पर आरओ और एआरओ की नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पर आरओ की भी नियुक्ति होती है, एआरओ की। आपको बता दें कि आरओ और एआरओ बनने के लिए आपके पास सामान्य योग्यता क्या होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पे स्केल है बहुत ही शानदार है। 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये लेवल 8 के मुताबिक आपका जो पे स्केल होता है। और उत्तर प्रदेश की जो रिजर्व कैटेगरी की जातियाँ होती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, उनको उम्र सीमा में छूट भी मिलती है 5 साल की। तो 45 साल की उम्र तक वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। सामान्यतः जो लोग स्नातक हैं वो लोग समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष पद होते हैं जिसके लिए विशेष योग्यता मानी जाती है। मैं पहले से ही आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं,
कमेंट मत करना कि मैं तो बस सामान्य स्नातक हूँ, मैंने सिर्फ बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, तो क्या मैं आरओ के लिए आवेदन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आरओ के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो बस यही है कि अगर आपने स्नातक किया हो किसी भी विधा से तो यू आर एलिजिबल। एआरओ के लिए क्या होता है कि स्नातक हो प्लस ओ लेवल या उसके समकक्ष हो। ओ लेवल या उसके समकक्ष कौन कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, इसके बारे में कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को सूचित किया था। और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अध्यादेश जिसको आप कह सकते हैं, वो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर खोज लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। अभी बहुत पुरानी पोस्ट नहीं है तो आपको बहुत जल्दी पोस्ट मिल जाएगी, बहुत ऊपर नहीं जाना होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत कुछ विशेष पद होते हैं। तो स्नातक और ओ लेवल अगर आपके पास हैं तो आप आरओ और एआरओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी सेक्रेटरीट समीक्षा अधिकारी अकाउंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब आपके पास क्या होना चाहिए कि आप कॉमर्स से स्नातक हो और ओ लेवल हो। दूसरी बात, समीक्षा अधिकारी हिंदी का जो पद होता है उसके लिए आपके पास हिंदी लिटरेचर या संस्कृत के साथ स्नातक होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए उर्दू विषय के साथ स्नातक होना चाहिए। और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि अकाउंटेंसी के साथ आप जो है बैचलर हो, ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, हिंदी का ज्ञान हो। तो ये कुछ विशेष पद हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन पदों के लिए विशेष योग्यता मांगी गई है। बाकी स्नातक जो हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो होती है वो 40 से 40 साल तक होती है। जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 45 साल तक एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बारे में सिलेबस में जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और पीसीएस मेंस परीक्षा टालने के लिए सीएम को पत्र लिखा गया है। 27 सितंबर को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा टालने की मांग की। छात्रों का कहना है कि पीसीएस 2021 का अंतिम परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है। इस कारण सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जो दोनों में शामिल हैं। ऐसे में जो छात्र 2021 में चयनित हो जाएंगे वो मुख्य परीक्षा में शामिल होकर एक सीट बर्बाद करेंगे। तो ऐसे में योग्य छात्र चयन से वंचित रह जाएंगे। इसी के मध्य 20 सितंबर से नेट और जेआरएफ की परीक्षा भी है। तो यूपी पीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा को टालने की गुजारिश इसमें मुख्यमंत्री से की गई है। और देखो फ्रेंड्स, सीजीएल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सीजीएल में ऑनलाइन आवेदन वर्तमान में चल रहे हैं। इसके बारे में कई बार मैंने आप लोगों को सूचित किया था। और मैक्सिमम जो पद आते थे हर साल वो लगभग 10,000 के आसपास पद होते थे। लेकिन इस बार पदों की संख्या जस्ट डबल है, 20,000। और एक बड़ा बदलाव भी सीजीएल की परीक्षा में किया गया है, वो ये है कि लेवल 3 की जो परीक्षा होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 के माध्यम से ही आपको जो है नियुक्ति मिल जाएगी, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 के लिए तो कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन लेवल 2 में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो अब 3 नंबर का होगा एक प्रश्न। दूसरे चरण की परीक्षा का पहला पेपर जो सबके लिए कंपलसरी होगा उसमें अब हर प्रश्न 3-3 नंबर का होगा। वहीं दूसरे और तीसरे पेपर में हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग के तहत 3 नंबर का एक प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर, जबकि 2 नंबर का एक प्रश्न गलत होने पर आधा नंबर काटा जाएगा। अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के पद 1 और बाकी 2-2 नंबर के होते थे। 1 नंबर वाला प्रश्न गलत होने पर लगभग 1/4 नंबर की कटौती की जाती थी। तो सीजीएल में तीसरे चरण की परीक्षा जो होती थी वो ख़त्म हो गई और ये परीक्षा काफ़ी विवादित भी होती थी। तो मतलब जो तीसरे चरण की परीक्षा होती थी इसमें तीसरे चरण की परीक्षा में दूसरे चरण की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी शामिल होते थे। और इस चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों को निबंध, सार पत्र या आवेदन पत्र लिखना होता था। 100 नंबर की इस परीक्षा को लेकर काफ़ी विवाद होता था। कभी कॉपी कैंसिल हो जाती थी तो कभी यूएफए में रिजल्ट आ जाता था, तो कभी निबंध के शब्दों की संख्या अधिक होने के कारण उन अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहरा दिया जाता था जिनका पहले और दूसरे चरण की परीक्षा में नंबर काफ़ी अधिक होता था। 2 साल पहले इस चरण की परीक्षा का विवाद पीएमओ तक पहुंच गया था। तो कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा के प्रारूप में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यह भर्ती परीक्षा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में स्नातक शैक्षिक योग्यता वाले 35 प्रकार के रिक्त पदों को भरने के लिए होती है। हर साल इस भर्ती में सामान्य तौर पर 10,000 पद होते हैं, लेकिन सीजीएल 2022 की भर्ती में पहली बार 20,000 पद आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए हैं। तो सीजीएल 2022 की परीक्षा बदले प्रारूप पर होगी। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
इस भर्ती में अभी तक 3 चरण होते थे, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। अब 2 चरण होंगे। खास बात यह कि 3 चरणों की परीक्षा के बाद होने वाली दक्षता परीक्षा यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी अब दूसरे चरण की परीक्षा के साथ ही करवा लिया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा बदलाव है। और दूसरे चरण की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी का जो वेटेज था वो भी कम किया गया है। तो अब यहाँ पर अगर आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि अब आपको जो तैयारी है उसका प्रारूप थोड़ा सा चेंज करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, और अधिक जानकारी चाहिए तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और टीटी में धांधली कराने के आरोपित समेत 2 निलंबित। मामला आजमगढ़ से है, जहां पर जनवरी के महीने में जो टीटी की परीक्षा हुई थी उसमें एक सहायक अध्यापक जो कि टीटी की मतलब कह लीजिए कि नकल कराने की प्रक्रिया में ये व्यक्ति लिप्त था, तो उसको अब निलंबित कर दिया गया है बीएससी के द्वारा। गोला ब्लॉक में तैनात और आजमगढ़ निवासी शिक्षक पर बीएससी ने यह कार्रवाई सीओ लालगंज के उस पत्र पर की है जिसमें उन्होंने आरोपित पर केस दर्ज होने का हवाला दिया है। वहीं बिना सूचना जुलाई, अगस्त और सितंबर में एक सप्ताह अनुपस्थित रहने पर प्राथमिक विद्यालय कंसापुर बड़हलगंज की शिक्षिका कांति चंचल को भी निलंबित किया गया है। तो ये ऐसी खबरें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं, बस ये समझिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। और प्रवक्ता के चयनितों को भी जल्द मिलेगी नियुक्ति। मामला एलटी ग्रेड का है। तो जो लोग पहले चरण में नियुक्ति नहीं लिए थे यानी कि काउंसलिंग नहीं करवाए थे, अब उनके स्थान पर जो दूसरी लिस्ट जारी हुई थी अब उनका नाम जो है वो फीड कर दिया गया है। अब उनको भी नियुक्ति जल्दी मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एलटी ग्रेड में आप इंटरेस्टेड हैं तो एलटी ग्रेड के लिए जो विज्ञापन होगा वो अक्टूबर के महीने में जारी होने जा रहा है, और इसके लिए जो परीक्षा होगी वो फरवरी या मार्च के महीने में करवाई जाएगी। अभी परीक्षा के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा करवाने के बारे में आयोग ने कहा है, लेकिन अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी या 2018 की तरह सिर्फ एक परीक्षा के माध्यम से ही अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। हालांकि अभी इस पर जैसे ही कोई क्लैरिफिकेशन आता है हम तुरंत आपको सूचित कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट, और अगर इस सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।